हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 24वां वीडियो है। इससे पहले 23 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मेरास्मस, कौन सा मेरास्मस और क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है? तो किसकी कमी से होती है? क्या विटामिन डी की कमी से होती है, आरबीसी की कमी से होती है, या डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन? तो ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है, जबकि बड़ों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर नामक रोग बड़ों में हो जाता है। ठीक है। अगर मेरास्मस बीमारी की बात की जाए तो ये लगभग 4 से 18 माह के बच्चों में होता है। कितने माह के बच्चे में? 4 से 18 माह के बच्चों में होता है। और मेरास्मस बीमारी जो है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। जबकि क्वाशियोरकर की बात की जाए तो क्वाशियोरकर 1 से 4-5 साल के बच्चों को होता है। ठीक है। और ये केवल प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? क्वाशियोरकर नामक बीमारी जो है केवल प्रोटीन की कमी से होती है। जबकि मेरास्मस नामक बीमारी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। ठीक है। अगर विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। जैसे कि क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो है कि मेरास्मस एकदम शिशु में होता है, नाजुक बच्चों में। क्वाशियोरकर जो थोड़े से बड़े बच्चों में होता है। उसी प्रकार से रिकेट्स नामक बीमारी जो है वो बच्चों में होता है। जबकि ओस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी से होता है। दोनों, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और ओस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स बच्चों में हो जाता है विटामिन डी की कमी से, जबकि ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी जो है वो वयस्कों में होता है। ठीक है। अगर आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। जबकि आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकेमिया के नाम से। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया नामक बीमारी भी हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपेनिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी डब्ल्यूबीसी की कमी से हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की रासायनिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? तो आरबीसी का नाम रासायनिक नाम है एरिथ्रोसाइट। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आरबीसी नाम ना देके एरिथ्रोसाइट दे देता है। तो आरबीसी का रासायनिक नाम क्या? एरिथ्रोसाइट। उसी तरीके से प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे विटामिन की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो किसे विटामिन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? विटामिन के खोजकर्ता के रूप में सी फंग को जानते हैं। किसे जानते हैं? सी फंग को विटामिन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इन्हीं को विटामिन का जनक भी कहा है, क्योंकि यही खोजे हैं। और कब खोजे थे? तो 1912 में खोजे थे। कब खोजे थे? विटामिन की खोज कब हुई थी? 1912 में। इनका पूरा नाम क्या है? काजमीर फंक। क्या नाम है? काजमीर फंक। तो कभी कभी मान लीजिए ऑप्शन में सी फंक नहीं देगा, आप सी फंक को रट्टा मारे होंगे, काजमीर फंक दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज कर दीजिएगा, कर जाइएगा। इसलिए विटामिन की खोज किसने की है? तो सी फंक। सी फंक का पूरा नाम क्या है? काजमीर फंक। ठीक है। और विटामिन की व्याख्या किसने की है? तो विटामिन की व्याख्या फ्रेडरिक जी हॉकिंस ने किया है। किसने किया है? फ्रेडरिक जी हॉकिंस ने विटामिन की व्याख्या किया है। ठीक है। अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की केंद्रक की खोज की है। किसकी? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया है? तो कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। अगर वर्जिलियस की बात किया जाए तो वर्जिलियस ने प्रोटीन का नामकरण किया है। क्या किया है? प्रोटीन का नामकरण वर्जिलियस ने किया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है।
अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहा जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी विटामिन ए को ही कहा जाता है, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ए को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। कौन सा हो जाता है, रतौंधी, और जीरोप्थेलेमिया नामक बीमारी हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में कम रोशनी में लोगों को नहीं दिखता है। क्या होता है, लोगों को नहीं दिखता है कम रोशनी में। ठीक है, अगर जीरोप्थेलेमिया की बात की जाए, जीरोप्थेलेमिया में क्या होता है कि आँखों की कोर्निया प्रभावित हो जाता है, और इसे सूखी आँखें रोग भी कहा जाता है। ठीक है, आँख सूख जाता है और इचिंग होने लगता है जीरोप्थेलेमिया में। जबकि रतौंधी में क्या होता है कि रतौंधी में नहीं दिखता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि रतौंधी में बल्ब या लाइट के सामने लोगों को दिखता है। रात में भी अगर बल्ब और जलता रहे या फिर लाइट जलता रहे तो लोगों को दिखेगा, लेकिन हल्का हल्का अंधेरे हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है तो नॉर्मल आदमी को दिखता है, लेकिन जिसे रतौंधी है उसे नहीं दिखता है। लेकिन प्रॉपर वे में रोशनी रहे तो उसे रात में भी दिखेगा। ठीक है, गोल्डन राइस कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिला होगा, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन की अधिकता होती है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए का अधिकता होता है। किसका, विटामिन ए का। ठीक है, अगर विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का कौन सा रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल है। क्या है, स्कर्विक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में सहायता करता है। किसे भरने में, घाव को भरने में सहायता करता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सारे खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी पीले फल होते हैं वो सारे में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सारे में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी7 की बात की जाए तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है, बायोटीन। और इसे स्किन विटामिन के नाम से, स्किन विटामिन, हेयर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विटामिन बी7 को ही एच विटामिन भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था। कब हुआ था, पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था। इस समय बिहार का सीएम कौन था, तो इस समय बिहार का सीएम भोला पासवान शास्त्री जी थे। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री इस समय बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब तक अंतिम बार, अभी तक में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो अभी तक में बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा है। 2005 के बाद अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो आपसे पूछा जाएगा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो 1968 में लगा है। उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, तो भोला पासवान शास्त्री जी थे। ठीक है, बिहार में अंतिम बार अब तक में राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो 2005 में लगा है। बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो 8 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया, तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में दिया गया है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना समय तक लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। जो पंजाब उस समय पेप्सू के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उसे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1951 में सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां एक बार भी अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, तो कौन सा राज्य है, तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, 2 ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया, मणिपुर में। इससे पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, तो मणिपुर में लगाया गया है। ठीक है, 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के संतानम आपसे पूछा जाएगा, के संतानम समिति की सिफारिश पर 1964 में सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, तो भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कितनी बार संयुक्त अधिवेशन, 3 बार। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया, 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया। अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है, 3 बार। कब कब लगा है, तो सबसे पहले 1961 में लगा था, दूसरी बार 1978 में लगा था, और तीसरी बार तो
2002 में लगा था। कब लगा था? 2002 में लगा था। पहली बार लगा था दहेज निषेध अधिनियम के लिए बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। दूसरी बार तो बैंक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और तीसरी बार पोटा अधिनियम, आतंकवादी निरोध अधिनियम को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो कितनी बार अब तक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? 3 बार। कब कब? 1961, 1978, 2002। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन को किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाया किसके द्वारा जाया जाता है? तो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होता है। कितना होता है? 22 होता है। लेकिन राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? राज्यसभा के 7 सदस्य और लोकसभा के 15 सदस्य। तो 15 7 कितना हो गया? 22। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। 7 राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ था? तो लोक लेखा समिति का स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1921 में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का स्थापना हुआ था। 30 सदस्य किस में होता है? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है। और प्राक्कलन समिति का स्थापना कब हुआ था? तो प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में हुआ था। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में एक भी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, जबकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्षता विपक्ष दल के नेता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतर्राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 263 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राज्य परिषद का गठन तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है अंतर्राज्य परिषद का? तो अध्यक्षता किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है अध्यक्षता अंतर्राज्य परिषद का? तो अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्षता किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, जबकि बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व विकास रिपोर्ट में देशों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है प्रति व्यक्ति आय का। किसका उपयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहता है। कौन सा जनजाति? बुशमेन जनजाति रहता है। कौन सा जनजाति रहता है? बुशमेन। और बुशमेन जनजाति जो है वो खाने में चावल के जगह दीमक का प्रयोग करता है। किसका? दीमक का, जिसे गाँव में घून कहा जाता है। ये लोग चावल के जगह घून खाते हैं, दीमक खाते हैं। ठीक है, कौन सा जनजाति? बुशमेन जनजाति। बुशमेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो बुशमेन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना है। बोत्सवाना कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना देश है और बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासे भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना में आपसे पूछा जाएगा कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। जबकि चीन में तकलामकान का मरुस्थल है। कौन सा है? तकलामकान का मरुस्थल। एक है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। कहाँ है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है। किसका है? शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल गोबी मरुस्थल है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है
तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका का मरुस्थल, लेकिन शीत मरुस्थल है, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा किस मरुस्थल में जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करता है, तो थार मरुस्थल में। कौन सा मरुस्थल में? थार मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है। लेकिन सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर गर्म ठंडा ना पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका का मरुस्थल सबसे बड़ा है, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल है। अगर आपसे गर्म मरुस्थल पूछेगा तो गर्म मरुस्थल हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? नील नदी पर। जायरे नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इनगा बांध। कौन सा बांध स्थित है? इनगा बांध जायरे नदी पर स्थित है, ठीक है। अगर रावी नदी की बात की जाए तो थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध किस पर है? तो थीन बांध रावी नदी पर है, ठीक है। अगर लिम्पोपो की बात की जाए तो लिम्पोपो नदी किसको 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को? भूमध्य रेखा को नहीं, मकर रेखा को। किसे काटती है लिम्पोपो नदी? मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा को तो कांगो नदी 2 बार काटती है, ठीक है। कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो जायरे नदी किसे 2 बार काटती है? जायरे या कांगो नदी भूमध्य रेखा को। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और आसवन बांध किस पर स्थित है? तो आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? नील नदी पर। और थीन बांध तो रावी नदी पर। इनगा बांध जायरे नदी पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन की खोज किसने की है? तो प्रोटीन की खोज किसके द्वारा किया गया है? कहा जाता है कि प्रोटीन की खोज जोहान्स मोल्डर के द्वारा किया गया है। कुछ बुक में देता है कि जोहान्स मोल्डर के द्वारा प्रोटीन की खोज की गई है, जबकि नामाकरण वर्जिलियस के द्वारा किया गया है, ठीक है। प्रोटीन का नामाकरण किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोटीन का नामाकरण वर्जिलियस के द्वारा किया गया है, ठीक है। फ्लेमिंग की बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था। प्रथम एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलियम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? प्रथम एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलियम था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। लिवेन हॉक की बात की जाए तो लिवेन हॉक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो लिवेन हॉक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। किसकी? जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? लिवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज, जबकि रॉबर्ट हॉक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी 1665 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मानव मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन मानव मांसपेशियों में पाया जाता है, ठीक है। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मानव मांसपेशियों में? मायोसिन के अलावा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन भी मांसपेशियों में ही पाया जाता है। मानव मांसपेशियों में 2 प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। केरोटीन की बात की जाए तो केरोटीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? केरोटीन प्रोटीन जो है जितने भी बाल, नाखून ये सब है ना, जिसमें सेल नहीं होते, उसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केरोटीन प्रोटीन। तो आपसे पूछा जाएगा बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बाल में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। नेल, तो नेल में कौन सा प्रोटीन होता है? केरोटीन प्रोटीन होता है। इपिडर्मिस, स्किन का पहला लेयर, अपर लेयर, एपिडर्मिस स्किन का अपर लेयर जिसे पहला लेयर कहा जाता है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केरोटीन प्रोटीन। पक्षियों के पंख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पक्षियों के पंख में भी केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। जानवरों के सींग में या फिर खुर में, चोंच में
पक्षियों के चोंच में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन, जिसका कार्य क्या है? आनुवांशिक हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अगर कोलेजिन प्रोटीन की बात की जाए तो कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? जितने भी शरीर के सफ़ेद हिस्से होते हैं उसमें कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? शरीर के सभी सफ़ेद हिस्से में पाया जाता है, जैसे कि दांत हो गया, नाखून हो गया, नाखून का जीवित वाला हिस्सा, ठीक है, क्योंकि नाखून का मृत वाला हिस्सा जिसे काटने से दर्द नहीं होता उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो नाखून का जो जीवित हिस्सा है उसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बाल के जड़ में, अभी मैं बोली कि बाल में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन बाल के ऊपरी में, बाल के जड़ में तो वाइट वाला होता है ना, वाइट देखिएगा, बाल के जड़ में वाइट वाइट दिखेगा, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। मानव के हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मानव के हड्डी में तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। आँख के श्वेत पटल में, आँख में जो वाइट वाइट है लेयर, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा में भी कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी के बीच में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी के बीच में भी कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश त्रिपुरी में, ठीक है। त्रिपुरा नहीं, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। इस अधिवेशन में भी जीत अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ था पहली बार, और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पट्टाभी सीतारामैया थे। लेकिन जीत सुभाष चंद्र बोस का हो गया था, लेकिन महात्मा गांधी को बहुत अच्छा फील नहीं हुआ था, उनको बहुत बुरा लगा था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने बोला कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, ये मेरा हार है। जिस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता समिति के सदस्य थे वो सारे त्यागपत्र दे दिए। इस कारण सुभाष चंद्र बोस जीतने के बावजूद भी त्यागपत्र दे दिए, वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहे और त्यागपत्र दे दिए कि सबको बुरा लगे तो मैं क्यों अध्यक्ष बनूं, वो त्यागपत्र दे दिए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था 1939 में? तो उनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष के लिए चुना गया था, ठीक है। 1919 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 वाले अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, उसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। सीआर दास की बात की जाए तो 1922 में अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास के द्वारा किया गया था, ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, ठीक है। अगर बांकीपुर ऑप्शन में नहीं रहता और पटना ऑप्शन में रहता तो पटना आंसर हो जाता, लेकिन पटना में बांकीपुर पड़ता है और जब जगह का ही नाम दे दिया है इसी कारण से इसका आंसर पटना ना होकर बांकीपुर हो जाएगा, ठीक है। अगर बांकीपुर नहीं होता तो क्या आंसर हो जाता? पटना हो जाता, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एन. मधुलकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आर.एन. मुधोलकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आर.एन. मुधोलकर के द्वारा 1912 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। स्वागतकर्ता के समिति कौन थे? स्वागतकर्ता कौन थे? 1912 वाले अधिवेशन के स्वागतकर्ता कौन थे? तो मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे। और 1912 वाले अधिवेशन के सचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अगर गया की बात की जाए तो अभी जस्ट मैं बोली कि 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। रांची में 1940 में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात की जाए तो आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और सबसे लंबा कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आपसे पूछेगा कि बिहार में कुल कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? अगर झारखंड को इंक्लूड नहीं किया जाए तो 2 बार हुआ था। कितनी बार? 2 बार, 1912, 1922, क्योंकि उस समय झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। तो अगर झारखंड को इंक्लूड कर लिया जाए तो 3 बार, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में तो रांची झारखंड में पड़ जा रहा है ना, इसीलिए 2 बार ही इसका आंसर दिया जाता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से बिहार के कुल कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कुल 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? बिहार के कुल 12 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन सा है मैं नाम बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में 4 नाम देता है और पूछता है इनमें से कौन जिले से या किस जगह से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके ना। तो वो 12 राज्य कौन कौन से हैं? वो 12 राज्य हैं भोजपुर, बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। कौन कौन सा है? भोजपुर, बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। इन 12 राज्यों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार के कितने जिलों से नेपाल का सीमा लगता है? तो 7 जिलों से। कितने जिलों से? 7 जिलों से। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज। कितने जिलों से सीमा लगता है नेपाल का? 7 जिलों से। कौन कौन सा? फिर से मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज। इन 7 जिलों से नेपाल का सीमा लगता है। बिहार के इन 7 जिलों से नेपाल का सीमा लगता है। बिहार का सीमा नेपाल के कितने किलोमीटर का सीमा लगाती है? तो 729 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 729 किलोमीटर का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा नदी के किनारे स्थित एकमात्र राजधानी कौन सा है? तो एकमात्र राजधानी पटना है। कौन सा है? पटना। गंगा नदी के किनारे एकमात्र राजधानी स्थित है, वो है पटना। बिहार का राजधानी पटना, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गंगा नदी बिहार के किस जिलों को बीचों बीच बांटती है? तो बीचों बीच बांटती है, आप लोगों को लगेगा पटना, बिल्कुल नहीं, पटना नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर बिहार का वैसा जिला है जिसको गंगा नदी बीचों बीच बांटती है, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी पटना से कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 445 किलोमीटर। कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है पटना से? तो सॉरी, पटना से नहीं, पटना से तो 99 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ठीक है। बिहार से गंगा नदी कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो बिहार से 445 किलोमीटर। कितने? 445 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इवन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि गंगा नदी सर्वाधिक लंबी दूरी बिहार के किस जिले से करती है? सर्वाधिक लंबा दूरी वो तय करती है पटना से। कहाँ से? पटना से। सेकंड नंबर पे भागलपुर हो जाएगा, क्योंकि पटना में वो 99 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जबकि भागलपुर में 97 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टेन था। कौन था? पामस्टेन था। क्लीमेंट एटली जो है वो था 1947 में। तो भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, जो लेबर पार्टी से था। किस पार्टी से था? लेबर पार्टी से था। और कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो क्लीमेंट एटली था। कब था? भारत की आज़ादी के समय, जबकि 1857 के विद्रोह के समय पामस्टेन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है। और 1857 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आज़ादी के समय भारत का वायसराय था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिलेथ। वो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त या 9 अगस्त इसलिए दिया जाता है क्योंकि 8 अगस्त को भाषण दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का योजना बनाया गया था, लेकिन 8 अगस्त के मध्य रात्रि को ऑपरेशन 0 आवर्स चलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे वो सारे को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसीलिए ये 8 तारीख के मध्य रात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। तो मध्य रात्रि 12 बजे के बाद तो तारीख बदल जाता है, इसीलिए कभी कभी एग्जाम में 9 तारीख दे देता है, 9 अगस्त दे देता है, ठीक है। कितने? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑपरेशन के तहत सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर्स चलाकर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन था, क्योंकि सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो नेतृत्व कौन करेगा? कोई नहीं नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था, ठीक है।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किला में रखा गया था, जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? हजारीबाग के जेल में। और उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? तो उनको बांकीपुर जेल में, पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके? तो श्री कृष्ण सिंह को भी बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। शायद पिछले ईयर शायद 69वीं बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था, वो जेल तोड़कर फरार हो गए थे। तो जेल से वो फरार कब हुए थे? उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो दिवाली के रात में जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए थे। कब फरार हुए थे? दिवाली के रात में। ठीक है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड खुश रहिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।